हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी। आज हम लोग अपनी जीएसटी प्रैक्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि एक बंदा ये जानना चाहता है, वॉट एवर द पर्सन ही इज, वो ये जानना चाहता है वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टॉक्ड रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू जीएसटी। प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंग टू जीएसटी, जीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से क्या हमें स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए? तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या वो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है या रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर द जीएसटी प्रोविजन, और अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड के लिए तो सीधे सीधे बनाया गया है, जाहिर सी बात है जीएसटी प्रोविजन रजिस्टर्ड एसएससी के या रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा। अनरजिस्टर्ड के ऊपर तब अप्लाई होगा जब उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था और उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए। अगर कोई बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड एसएससी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवा रखा है, उसको भी दो पार्ट में लिया जा सकता है। क्या वो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है या वो कंपोजिशन को ऑप्ट किया हुआ है? अगर वो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो उसके लिए कहा गया सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में क्लियरली ये चीज मेंशन दी हुई है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो ट्रू एंड करेक्ट व्यूज को प्रेजेंट करें। ओके, ट्रू एंड करेक्ट व्यू को प्रेजेंट करें किन मामलों में, जरा वो लिस्ट देखें। नंबर 1, उसने कौन कौन सी, मींस जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कौन कौन से इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ले रखी हैं, उसने कौन कौन सी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रखी हैं, उसने कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, और उसके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। साथ ही साथ उसने कौन कौन सी चीजों पर कितनी कितनी आईटीसी अवेल की है, और इसके अलावा भी जैसा कि रूल्स में मेंशन किया गया हो कि ये चीजें उसको मेंटेन करनी पड़ेंगी एज में भी प्रेस्क्राइब। तो फिलहाल अगर हम सेक्शन 35(1) को, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 को मोटा मोटी देखें तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें स्टॉक डिटेल्स को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक रिकॉर्ड्स को रखना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो कंफर्म हो गया कि हमें स्टॉक रजिस्टर या स्टॉक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। यहां टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं दी है, यहां टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं दी। सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 फिर से इंडिकेट करता है एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया, दैट वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1। सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 आपको क्लियरली ये बोलता है कि अगर कोई कंपोजिशन स्कीम का डीलर है, अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन है सेक्शन 10 के हिसाब से, तो उसके लिए जरूरी है कि इन चीजों को मेंटेन करें। अच्छा, यानी सेक्शन 35(1) वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए हम सेक्शन 35(2) की बात कर लेते हैं कि अगर कोई कंपोजिशन पर्सन है, कंपोजिशन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, तो उसको स्टॉक रिकॉर्ड्स में क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। वहां ये लिखा है उसने कौन कौन सी इनवर्ड सप्लाईज ली, उसने कौन कौन सी आउटवर्ड सप्लाईज ली, उनका हिसाब किताब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आईटीसी जो कि कंपोजिशन स्कीम के पर्सन को नहीं मिलती, इसलिए उसके लिए यहां पर कुछ नहीं बोला, लेकिन ये चीज बोला है कितना स्टॉक लॉस गया, कितना स्टॉक स्टोलन है, कितना स्टॉक गिफ्ट में दिया गया, कितना स्टॉक आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, कितना स्टॉक आपने फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना स्टॉक आपने एडवर्टीजमेंट में यूज किया। नाउ यू आर नीडेड टू मेंटेन ऑल द थिंग्स सेपरेटली, मींस आपको इन सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि स्टॉक कितना बचा हुआ है उसको मेंटेन करिए, लेकिन ये तो बोल दिया ना जितना इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, और जो लॉस है, स्टोलन है, डिस्पोज ऑफ है, राइट ऑफ है, सैंपल्स है, एडवर्टीजमेंट है, फ्री गिफ्ट है स्टॉक का, उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हर एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स या पर्सन को स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। यहां पर एनुअल टर्नओवर या एग्रीगेट टर्नओवर का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है।
इस चीज पर यह क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अब बात करते हैं हम कि अगर कोई पर्सन स्टॉक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर पाता तो क्या होगा, उसके कंसेक्वेंसेस क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 35 सेक्शन 36 अपने आप में ही बोल देता है, यही सेक्शन 35 जिसमें हमने सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 आपके साथ डिस्कस किया, इसी सेक्शन 35 का सब सेक्शन 6 आपको बोलता है कि अगर कोई पर्सन इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता या जैसा रूल्स में दिया गया है उस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर पाता तो उसके ऊपर जितना भी उसने टैक्स इवेजन किया है उसके बराबर का टैक्स उसके ऊपर चार्ज होगा। केवल टैक्स चार्ज होगा ना, उसके ऊपर सेक्शन 122 के हिसाब से पेनाल्टी भी लगेगी। उसके ऊपर टैक्स इवेजन के साथ साथ सेक्शन 122 की पेनाल्टी भी इंपोज होगी। सेक्शन 122 कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर स्टॉक रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाता तो जितना भी टैक्स इवेजन उसने किया है, मान लेते हैं उसने टैक्स इवेजन किया है, मान लेते हैं उसने टैक्स इवेजन किया है, तो वो टैक्स इवेजन या 10,000 विच एवर इज हायर, जो दोनों में से ज्यादा होगा उतनी पेनाल्टी लग जाएगी। अगर वो स्टॉक रिकॉर्ड को मेंटेन ही नहीं कर पाता और टैक्स इवेजन उसने नहीं किया, ऐसा प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर उसने टैक्स इवेजन नहीं किया तो जितना अमाउंट बनता है टैक्स का या 10,000 विच एवर इज हायर, तो 10,000 की पेनाल्टी तो आप मान करके चलें कि लगनी ही लगनी है। अगर टैक्स इवेजन इससे ज्यादा है तो हायर अमाउंट शैल बी चार्ज। तो ये आपके प्रोविजन है जो आपको दिमाग में सेट रखने पड़ेंगे कि अगर कोई बंदा स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाता तो उसके लिए सेक्शन 35(1), सेक्शन 35(2), सेक्शन 35(6) एज वेल एज सेक्शन 122 में पेनल्टी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।